तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हम हमारे चैनल में यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। हमने 7वीं यूनिट चला रखी है हिंदी कहानियाँ, जिसमें हमने प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन कहानियाँ पढ़ चुके हैं। कल से हमने प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने प्रेमचंदोत्तर के बारे में आपको बताया था, उनके लेखों के बारे में बताया था, लेखाकार के बारे में। तो उन्हीं में हम आगे चलते हुए आज की कहानी है जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य। तो आज हम इसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो चलो मित्रों, हम जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार हिंदी की प्रेमचंद परंपरा के प्रमुख साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं विशेष रूप से। इनकी मोस्ट लाइन यही आती है, या फिर उनके निबंध वगैरह आते हैं, या फिर उनकी कहानियाँ आती हैं। तो ये भी कहानी साहित्यकारों में प्रसिद्ध कवि रही हैं। ये पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी कहानियों को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गहराइयों से इन्होंने जोड़ा था। ये पहले लेखककार थे। इन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया था, कहानियों को किस प्रकार लिखा था, चरित्र और मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानियाँ लिखी थी इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने न केवल व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की नई व्याख्याएं की, बल्कि व्यक्ति के मन को उचित महत्ता भी दी। इनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब हम इस कहानी के प्रमुख पात्र पढ़ते हैं, क्योंकि पात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेखक है इस कहानी में, जो इसने लिखी है कहानी का एकमात्र जो उदासीन बुद्धिजीवी है। यानी लेखक अपने स्वयं के बारे में लिखा है कि मैं उदासीन और बुद्धिजीवी हूँ। वह केवल घटना तटस्थ टिप्पणी करता है। किसके बारे में कह रहा है? लेखक के बारे में कह रहा है। कौन? जैनेन्द्र कुमार, क्योंकि वह स्वयं के बारे में बात कर रहा है। उसके साथ इनके साथ एक मित्र भी था। लेखक का मित्र भावुक स्वभाव का व्यक्ति था। उनके हृदय में बालक के प्रति सहानुभूति का भाव भी था। बालक कहानी का मुख्य पात्र 10 वर्षीय बालक है, जो सहज और निश्चल स्वभाव का है। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। वह उन अनेक भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अपने भाग्य के सारे जीवित है। इस कहानी के अंदर मित्रों क्या बताया गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में जो भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है उसको वो उसका सहारा लेते हैं, और जो भी घटनाएं होती है वह सीधे अपने भाग्य को ही कोसते हैं या भाग्य की लेखी मानकर उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। अब हम इस कहानी की समीक्षा देखते हैं। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। यानी एक भूखे गरीब बच्चे का चित्रण किया है इसमें, जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। कहानी में लेखक तथा उसका मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं। पूछ सकते हैं कि अपना अपना भाग्य में लेखक कहाँ घूमने गए थे, तो नैनीताल घूमने गए थे, जहाँ उन्हें एक गरीब बालक ठंड से कांपता हुआ मिलता है। ये लाइन भी पूछ सकते हैं कि जो गरीब बच्चा था वो किस प्रकार मिला था, ठंड से कांपते हुए मिला था। उसके पास न तन ढकने तक के वस्त्र और न ही भूख मिटाने को अन्न था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह बालक काम की तलाश में भटकता है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता है। वह लेखक तथा उसके मित्र को अपने परिवार तथा मित्र के विषय में बताता है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर पाने में स्वयं को असमर्थ मानकर उसे अगले दिन आने को कहते हैं, परंतु अधिक ठंड के कारण अगले दिन बालक की क्या है, मृत्यु हो जाती है, जिसको वे अपना अपना भाग्य मान लेते हैं या उसका भाग्य मानते। कौन? लेखक। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। देखो मित्रों, देखो इस कहानी में क्या बताया गया है। एक गरीब बच्चा बताया गया है, और वह अपने खाने के लिए, वस्त्र के लिए भटकता रहता है और काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उससे काम नहीं मिलता है। अचानक लेखक के सामने बच्चा आता है और उससे काम मांगने की कोशिश करता है। तब वह लेखक अपने आप को विवश मानता है और बोलता है कि तुम कल आना। और यह ठंड इतनी थी उस टाइम में कि बच्चा कल आने की बजाय रात को ही वह उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लेखक को पता चलता है तो वो क्या मानते हैं कि उनका
उसका वह भाग्य था कि वह बिना कुछ किए ही, बिना कुछ कार्य किए ही अपने जीवन में अपने गरीबी को सहते हुए वह मृत्यु को प्राप्त करता है। यही इस कहानी का सार है। लेकिन हम पूरी कहानी पढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम के अंदर कौन सी लाइन उठा के कहानियाँ दे दे। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा नेट क्लियर है, मैंने एग्ज़ाम देखा है कि किस प्रकार कहानियों से क्वेश्चन आते हैं। पहले की बात अलग थी, लेकिन आजकल क्या करते हैं, बीचों बीच कहानियों से लाइनें उठाकर देते हैं। इसीलिए कहानी के पूर्ण बात को हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो चलो मित्रों, हम कहानी पूर्ण रूप से पढ़ते हैं जो हमारी अरिहंत पुस्तक में दे रखी है। मैंने अरिहंत पुस्तक को का सहायता लेकर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस पुस्तक में 80% लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे और ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी इसी पुस्तक से पेपर बनता रहेगा और आप भी इसी पुस्तक के साथ मेरे साथ तैयारी कीजिए। तो चलो पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी उस वर्ग पर केंद्रित है जहां अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश है। 10 वर्ष का एक बालक भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के साथ घर से भागता है और समाज की विषमता का शिकार होकर अंत में मारा जाता है। दोनों बालकों की मृत्यु को समाज उसका भाग्य मानता है। अब देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिन बच्चों की सहायता करनी चाहिए, जो बच्चे कुछ कर सकते हैं, उनको काम देना के बजाय मृत्यु प्राप्त होने के बाद उनका भाग्य मानते। कितनी हमारे समाज की दुर्दशा की बात है। समाज ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखी थी, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा जाता है तो दूसरा बालक समाज की निष्ठुरता से मारा जाता है। क्योंकि साहब की मार से यानी उसको काम से मांगता है, लेकिन वो क्या कहता है कि तुम कल आना, और समाज उसको ठुकरा देता है। समाज के अमीर बुद्धिजीवी लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता कभी नहीं करते। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर उन्हें अपना भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य का पूरा होना मान लेते हैं। ये बातें मान। आगे देखो मित्रों, तथा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के मन में निम्न वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। यानी गरीब जो थोड़े ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो गरीबों की सहायता नहीं करते हैं। इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है, यानी उनके प्रति दया भावना नहीं बताई गई है। आगे देखो मित्रों, लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर सकते थे। वे उसे रात में सोने के लिए जगह दिलवा सकते थे। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि लेखक बच्चे की सहायता किस प्रकार कर सकते थे, आपकी राय में बताइए कहानी के अनुसार। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी। किस प्रकार सहायता कर सकते थे? वे उसे रात में सोने के लिए जगह दिलवा सकते थे, उसे अपना कोई कपड़ा दे सकते थे, परंतु वे कुछ नहीं करते और बालक को उस भयंकर ठंडे में कल फिर आना कहकर स्वयं चैन की नींद सोने चले जाते हैं। ये लाइन आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहाँ लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है। लेखक तथा उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, लेकिन उसकी सहायता करने के समय में हृदयहीन तथा अमानवीय बने जाते हैं। इसी संवेदनशीलता पर लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है कि वो सहायता नहीं कर सकते हैं, दया याचना दिखा सकते हैं, लेकिन जब सहायता की बात आती है ना उनकी, तो वो सहायता नहीं कर पाते हैं। प्रस्तुत कहानी द्वारा जैनेन्द्र कुमार ने सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में अब कहानी में पूछ सकते हैं कि इस कहानी में क्या उद्देश्य लेकर लेखक चला है, तो सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। क्या किया? सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में गरीब और लाचार बालकों को शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य रहा है। क्या उद्देश्य रहा है लेखक का? समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य रहा है। लेखक ने इस कहानी में यह भी स्पष्ट किया है कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होती वह शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कहीं अच्छी नौकरी तक नहीं पाता और अंत में मर जाता। अब देखो, समाज में कोई अच्छी पहचान नहीं होती तो समाज में नौकरी भी नहीं देते। ये आज भी होता है, आज भी ये हालत है हमारे देश में। देखो मित्रों, आगे देखते हैं। कहानी के आरंभ में नैनीताल की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी हुआ है, जिसमें संध्या के समय का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। वहाँ उपस्थित लोगों, उनकी वेशभूषाओं आदि का भी वर्णन सहजता से किया। ये कोई नहीं पूछेगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार देश काल वातावरण का चित्रण करने के लिए लेखक ने नैनीताल के जीवन
जीवंत चित्र खींचे हैं। साथ ही वहाँ होने वाली सर्दी का वर्णन भी लेखक ने किया है। इस कहानी की भाषा सहज तथा प्रभावपूर्ण है, जिसमें मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। लेखक ने वातावरण के चित्रण में भाषा को अधिक रोचक एवं भावपूर्ण बना दिया है। बालक की स्थिति का वर्णन अत्यंत मार्मिक रूप से किया गया है और अंत कह सकते हैं कि अपना अपना भाग्य कहानी में सामाजिक विषमता तथा अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन किया गया है। ये लाइन भी ध्यान में रखनी है। क्या किया गया वर्णन इसमें सामाजिक विषमता तथा अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन किया गया है, जो पाठक के सामाजिक परिस्थितियों पर सोचने के लिए विवश करती है। साथ ही यह भी संदेश भी देती है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता के धर्म का पालन करते हुए परोपकारी बनना चाहिए, ताकि समय आने पर किसी असहाय की सहायता की जा सके, क्योंकि एक छोटी सी सहायता भी किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। मित्रों, ये थी कहानी जनेंद्र कुमार की अपना अपना भाग्य। इस कहानी में क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार बन रहे हैं कि क्या इसका उद्देश्य है, लेखक ने क्या वर्णन किया है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, अपना अपना भाग्य कहानी का नाम क्यों दिया गया है, बालक की आयु कितनी थी, 10 वर्षीय थी। इस प्रकार इस कहानी में बहुत ही रोचकता से, सहजता से कवि ने वर्णन किया है। और हमें भी एक प्रण धारण कर लेना चाहिए कि हमसे अगर कोई माना कि हमारे पास उतना नहीं है जितना हम बड़े बड़े लोग देते हैं, लेकिन हमसे कम जो लोग हैं, कहने का मतलब हमसे हमारे पास जो वस्तु है, हमारे सामने जो बंदा है उसके पास हमसे भी कम वस्तु उपलब्ध है, तो ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता हमें जीवन में हमेशा करनी चाहिए। ये हमारा प्रण है और परोपकारी तो हमें बनना ही चाहिए। ठीक है मित्रों, ये थी आज की कहानी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी लेके आएंगे, जिसमें आगे जी की है गैंग्रीन कहानी। उसके बाद हमारा आगे का पार्ट चलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेट JRF की फुल तैयारी कीजिए, ताकि अपना टारगेट पूरा कर सके।